बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर नई नई डेवलपमेंट सामने आती है। हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तौर पर हमें चहमा गहमियाँ होती हुई नज़र आ रही, लेकिन ऐसे में बहुत सी ऐसी नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। वहीं आज की अगर हम बात करें तो DGISPR की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जहाँ पर अफगान बाशिंदों के हवाले से और इनखला के हवाले से ना सिर्फ बर्री सतह पर बल्कि अब बहरी सतह पर भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत भी है। और ऐसे में पाक फौज के नौजवान इस वक्त ना सिर्फ बर्री और फिजाई बल्कि बहरी रास्तों पर भी चौकन्ना होकर दुश्मन का मुंह काला करने के लिए मौजूद है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम का मामला है। आईनी तरमीम के ये मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं, जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा कि जी NFC अवार्ड के हवाले से चहमा गोइयाँ हुई। NFC अवार्ड के साथ साथ जो फंड्स हैं उसके मामला, सूबाई इख्तियारात की बातचीत भी की गई। लेकिन ऐसे में इस वक्त जो अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इजलास तलब किया है 6 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी जो बातचीत सामने आई है, जहां पर 27वीं तरमीम में ना सिर्फ तालीमी हवाले से बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर पूरे पाकिस्तान में और NFC अवार्ड के थ्रू जो फंड्स के मामलात हैं, सूबाई इख्तियारात के मामलात हैं, उस पर खुसूसी सिलसिला है। ऐसे में आज की एक अहम पेशरफ जो कि पाकिस्तान से कराची से है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का भी आगाज हो गया है, जहां पर तकरीबन 44 ममालिक से मंदुबीन शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ चीन और बरतानिया, इटली, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब से भी इस वक्त स्टॉल्स में लोग आए हुए हैं, जबकि 150 से ज्यादा मकामी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। तमाम तर जो सिचुएशन इस वक्त सामने नजर आ रही है, ऐसे में वजीर मवासिलात जो है उन्होंने शहर कराची के हवाले से भी बात की। कहते हैं कि बड़ा दुख होता है जब भी कराची जाता हूं। तो ये तमाम तर वो सारी बातें हैं जो अवाम के मफाद में होती हुई नजर आ रही। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27वीं तरमीम के मामला क्या है और 6 नवंबर को क्या होने जा रहा है। खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला इस पर जारी रहेगा। यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते हमारे साथ जुड़े रहें। जिक्र है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और वहां हम बात कर रहे थे खास करके 27वीं अमेंडमेंट के हवाले से आईनी तरमीम है जिसका ये बड़ा मामला सामने आया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 6 नवंबर को एक इजलास भी तलब कर रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल के इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहा अहमद साहब, MQM से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ताहा साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि 27वीं तरमीम के हवाले से बातचीत भी कर रही है और 6 नवंबर को अब हम देख रहे हैं कि खुसूसी एक इजलास तलब किया गया। आप किस तरीके से देखते हैं और खास करके मुजव्वज़े पे बातचीत की जा रही है? बिल्कुल जी, अच्छी बात है। मुशावरत से चीजें होनी चाहिए और जिस तरीके से तमाम ही सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके फैसले किए जा रहे हैं और एक अच्छा अमल है कि पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी में अपने लोगों से मुशावरत करके कोई लाएअमल तैयार करेगी। तमाम ही जमहूरी पार्टियों का अंदाज यही होता है और हम इसको बड़ा खुश आइन समझते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वही जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का राज है। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो इन दोनों चीजों को हैंड इन हैंड साथ चलना चाहिए और एक मजबूत मुल्क, एक मजबूत मईशत के साथ, एक मजबूत नेशनल सिक्योरिटी के साथ होगा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि NFC अवार्ड में तब्दीलियों की बातचीत हो रही है। अब ऐसे में एक जानिब वो कह रहे हैं कि जी तालीम और महकमा पॉपुलेशन जो है वेलफेयर सूबों से वापस विफाक के पास चली जाएंगी। सर, इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? पहले NFC के मामला देखें, तमाम महकमे और उनके जो फंड्स आ रहे थे उससे सूबे चला रहे थे, लेकिन अब ये सूबे अभी ये जितनी भी बातें हैं ये अभी कहीं कोई मेरे नजर से तो नहीं गुजरा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कहीं कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसपे हम इस वक्त बात कर रहे हैं या ये तमाम कयास सराइयां हैं, अजम्पशंस हैं। ये तमाम शकें हैं जो कि सामने आई हैं और ऐसे में उनका ये भी कहना था कि मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक मुल्क में आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसके चीफ जस्टिस से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन के सरबरा होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ समझ लें कि हम देखें कि इंफॉर्मेशन सामने आई है, तहरीरी तौर पर अगर तमाम तर चीजें हो जाती हैं तो शहरी कराची को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ बेहतर सूरत हाल हो जाएगी?
देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर तमामी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस से कोई काम किया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करें तो कराची में 40 साल से मैंडेट रखने वाली एक सियासी जमात की, जिस पर कराची की अवाम इतना भरोसा करती है कि पिछले 40 साल से अपना मुकदमा लड़ने के लिए उस ऐवानों में भेज रही है, उसको भी ऑन बोर्ड लें, उसको अपने साथ बिठाएं, और जिस तरह मशावरत का अमल है इसी तरह तमाम ही सियासी जमातें मशावरत करें, और जाहिर है तमाम ही लोग जो हैं वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, मिलके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और कोई सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसको हमें देखना चाहिए। और मैं देख रहा हूं आगे आने वाले दिनों में सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान में होती नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर मवासिलात का भी एक बयान सामने आया। वो शहरी कराची के लिए यही कहते हुए नजर आए कि जी शहरी कराची के वो चक्कर भी लगाते हैं, दौरे भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरी कराची का उसको देखते हुए उनको बड़ा दुख होता है। तो क्या ये जितने भी वज़रा हैं, चाहे वो विफाक में हो या किसी दूसरी जमातों में हो, तो क्या सिर्फ दुख ही करते रहेंगे? कोई किसी किस्म की ये लोग तो जितने बात कर रहे हैं उन सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और जाहिर है आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। हम तो इसमें रहते हैं, हम तो इसमें अपनी जिंदगी बसर करते हैं, हम तो इसमें अपने शब रोज गुजारते हैं। तो हमसे बेहतर कराची के हालात को, आपसे बेहतर, हमसे बेहतर कराची के हालात को कौन समझता होगा? बिल्कुल जी, कराची में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो लोगों को सुकून से मिल रही हो। लोगों को बुनियादी जरूरियात से महरूम रखा गया है, जिसमें हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की इनकॉम्पिटेंस भी है और बदनीयती भी है। और लेकिन हम आगे के लिए एक अच्छी उम्मीद रखते हैं कि तमाम सियासी जमातें बैठें, कोई प्रोग्राम तैयार करें, कोई प्लान तैयार करें, और कुछ चीजों को सियासत से ऊपर रखें और लोगों को बेसिक सहूलियात दें। अगर पानी आएगा, सड़क बनेगी, तो उसमें तमामी पार्टी के वोटर का फायदा होगा। किसी एक पार्टी की बात तो हम नहीं कर रहे। हम तो ये समझते हैं कि ये शहर जितना टैक्स देता है बड़ा निगलेक्टेड है उस हिसाब से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पानी का निजाम हो, चाहे सीवेज का निजाम हो, चाहे ये जिस तरीके से डंपर वाले वाकयात हो रहे थे, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम हो रहा था, जिस तरह से दीगर मामलात हैं, गटर में ढकने नहीं है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने, जिसको हम बबांग दहल कहते हैं कि ये सिंध हुकूमत का 17 साल की हुक्मरानी के बाद एक फेलियर है। डेंगू का जो स्पाइक है, एयर क्वालिटी का मसला है, ओपन डेफिकेशन का मसला है, स्टंटेड ग्रोथ का मसला है, अस्पतालों में जो है वो मशीनें काम नहीं कर रही, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें काम नहीं कर रही। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और अगर हम सिंध हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो हमारे सामने 17 साल में एक मॉडल यूसी, एक मॉडल मोहल्ला, एक मॉडल शहर, एक मॉडल गांव नहीं है जिसको दिखा के वो अपनी कारकर्दगी क्लेम कर सके। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब ज़ाहिर शहर कराची के ऊपर हम देखते हैं कि जी जब भी कोई रूल्स बनाए जाते हैं, कोई आईनी तरमीम की जाती है, शहरी कराची सबसे पहले इसकी जद में आता हुआ नजर आता है। जैसे अभी भी हमने ई चालान के सिलसिले देखे, आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला होती हुई नजर आई, लेकिन ऐसे में अब भी हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम के जो फारूक सत्तार साहब है उनकी जानिब से भी बड़ा ऐलान किया गया एहतजाज के हवाले से। तो वाकई में अगर कोई सूरत हाल आगे हमें ई चालान की अवामी सतह पर नजर आती है, तो ऐसे में क्या 60,000 से जायद 60 लाख के करीब बताए जा रहे हैं जो लोग हैं वह एहतजाज करेंगे, तो क्या अगर ये तमाम का सिलसिला हम ये समझते हैं कि जो फारूक भाई का भी बयान था और दीगर लोगों ने जो हमारे बात की है उसको मुकम्मल तौर पे जायजा लेके उसको देखने की जरूरत है। हमारा कहना ये है कि तो जुर्मानों का अमाउंट है, देखिए जाहिर है कानून नाफिज करना और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करना एमक्यूएम भी उतना ही चाहती है जितना कोई और सियासी जमात चाहती है। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो ट्रैफिक में जो आपने ये जुर्मानों का अमाउंट रखा है ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि अक्रॉस द बोर्ड हो, इसमें ऐसा ना हो कि जो कनेक्टेड लोग हैं वो तो जाके जो आपने ऑप्शन रखे हैं उनके जरिए से अपने चालान को माफ करा लें, और जो गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, हमारे आप जैसे नौकरी पेशा मिडिल क्लास लोग जो है वो इसकी जद में आके पिसे। तो हम समझते हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड अगर कोई चीज हो रही है और चालान को जो है वो ऐसी अमाउंट में ले आएंगे जो लोगों के लिए रीजनेबल और अफोर्डेबल हो, तो जाहिर है ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुत्तहदा कौम मूवमेंट को कोई एतराज नहीं है।
ठीक। अच्छा, एनएफसी फंड्स के हवाले से जिस तरीके से हमेशा हम देखते हैं कि जी सुबह सिंध में हम पीपल्स पार्टी की हम कारकर्दगी देखें या किसी भी दूसरी जमात की, तो हम यही देखते हुए नजर आए हैं कि जब भी कभी किसी मंसूबे पे बात होती है, विफाक के किसी भी मंसूबे पे बात होती है, तो फंड्स का रोना हमेशा होता है। तो इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से टेक ओवर किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा इकदाम होगा। नेक्स्ट टाइम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं कहेगी ना कि जी विफाक से हमें फंड ही नहीं मिलता। देखिए, वफाक से फंड ना मिलने का दावा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है तो मुझे नहीं लगता। बिल्कुल जी, मजीद फंड मिलना चाहिए, हम ये समझते हैं। और बिल्कुल जितना ये शहर कंट्रीब्यूट करता है उसके मुकाबले में इस शहर को और इस शहर की वजह से सूबे को कुछ भी नहीं दिया जाता। ये बड़ी समझ में आने वाली बात है और ये एविडेंट है। अच्छा, नंबर्स बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो मिला है उसकी यूटिलाइजेशन का भी ऑडिट होना चाहिए। जितने पैसे पिछले 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगे हैं, अगर उसका 50% भी वो दिखा दे कि उसने शहर में, सूबे में कहीं खर्च किया है, तो हम दोनों हाथों से उनको सलाम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर 27वीं आईनी तरमीम के ये मामलात हैं जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कहा गया है कि जी वो भी इस मामले पर डेफिनेटली होंगे। इससे साथ साथ कतर से वापस आएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, तो वो भी इस तमाम सूरत हाल पर सिर्फ और सिर्फ हम देखें तो सिर्फ एक जलसा या एक ऐसा इजलास नहीं होगा कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ बात की और उसके बाद मामलात आगे बढ़ा दे। डेफिनेटली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा पूरा तहरीरी मामला जहां पे इस पे अमल किया जाए। आपको लगता है कि इस तरह के तमाम तर इजलास हो जाते हैं, इस तरह की बातचीत हो जाती है, तहरीरी तौर पर चीज़ें रिटन फॉर्म में आ जाती हैं, लेकिन अमल जब करने की बात आती है वहां पर ड्रॉबैक नजर आता है? देखिए, अगर हम देखें तो आपकी बात को मैं इस तरह लूंगा कि जैसे कवानीन तो इस मुल्क में मौजूद हैं, असल मसला है अमल दरामद कराने का। तो जो कानून बनाती हैं कानून साज असेंबलियां और जो हुकूमतें हुकूमत में होती हैं, उनका ही काम है कि वो रिट ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करें और अपने कवानीन को जो बनाए हुए हैं, जो असेंबली से पास किए हुए हैं, जो आइन का हिस्सा है, उनका अमल दरामद कराएं। हम ये समझते हैं कि मशावरत से अगर कोई चीज की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत बेहतरीन आएगा। और हमारी अपनी पार्टी में भी इस वक्त मशावरत का अमल जारी है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को पूरा इख्तियार एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया है कि वो जिस तरह का चाहे फैसला करें, हम उसके साथ खड़े हैं। हम उनको अपना चेयरमैन समझते हैं, हमारी पूरी पार्टी उनको अपना चेयरमैन समझती है। और हम ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जितने फैसले, जो फैसले और जैसे फैसले भी हो रहे हैं, वो वहां भी मशावरत से हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब महाजरीन जो अफगान से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से शहरी कराची में आबाद होते हुए नजर आए और अब इनखला का मामला सामने है सबके। अफगान तालिबान की बात करें, उसके साथ साथ अगर हम देखें अभी भी महाजरीन इस वक्त दाखिली और खारिजी रास्तों के जरिए वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शहरी कराची के लिए कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी कराची की जो असल आवाम है उन तक वो तमाम कराची के बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे होते थे। अब जो ये सिलसिला है जिसमें हम देख रहे हैं कि अफगान महाजरीन वतन वापस लौट रहे हैं, शहरी कराची की आवाम इससे मुस्तफीद होंगे? बिल्कुल जी, हम तो एक अच्छी नीयत के साथ ये चाहते हैं कि ये वाला काम हो और जो जमीनें खाली हो उन पे कोई और आके कब्जा ना कर ले। वो जिनका ड्यू राइट है, अगर किसी हुकूमती इदारे की है तो उनको दी जाए, और अगर कोई लो कॉस्ट हाउसिंग या कोई ऐसी चीज की जा सके इस शहर के, सूबे के लोगों के लिए, तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत अपनी निगरानी रखे, ऐसा ना हो कि उन जमीनों पे कब्जा जो है वो फिर बड़ा एक मसला बन जाए उन जमीनों से कब्जा छुड़ाना। तो हमने इस पे अपनी कड़ी नजर रखी हुई है और हम हालात से अपडेटेड हैं। हर मसले पे अपनी नजर रखते हैं और हर मसले पे अपनी आवाज उठाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकरीर का तरीक़ेकार भी अब तब्दील किया जाएगा। मुसवदे में बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट की गई हैं जहां पर एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी तब्दीलियां शामिल की गई। ये एनएफसी में जो तब्दीलियां की गई इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम एनएफसी के हवाले से बात करें तो वहीं दूसरी जानब जिस तरीके से मैंने कहा कि मुख्तलिफ वज़रा विफाक से ताल्लुक़ रखने
रखने वाले हों, वो चाहे दूसरे सूबे से ताल्लुक रखने वाले हों, शहरी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब बात होती है या जब वो कभी दौरा करने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि जनाब बड़ा दुख होता है। तो ये सिर्फ दुख ही रहेगा, इस दुख का मदावा कौन करेगा? सूबाई हुकूमत करेगी, विफाक करेगी? इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ जमाल सिद्दीकी साहब मौजूद है, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जमाल सिद्दीकी साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। हम एनएफसी की बात करें, हम सूबों के इख्तियारात की बात करें, वहीं जब हम बात करते हैं शहरी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो आती है कि शहरी कराची की आवाम पे एक और बोझ डाल दिया गया ई चालान के हवाले से। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ई चालान की मद में करोड़ों की जो है वो रिकवरी से हमें नजर आ रही, लेकिन अगर शहरी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो फिर वो टैक्सेस निज़ाम को देखें तो पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर जो कि सारे टैक्स पाकिस्तान को दे रहा होता है, बल्कि एनएफसी के हवाले से भी मद में जो फंड्स आ रहे होते हैं उसमें से भी अगर हम देखें परसेंटेज बड़ा कम होता है। लेकिन ई चालान आपको नहीं लगता कि शहरी कराची की आवाम पे सबसे बड़ा बोझ है, या पूरे सूबा सिंध ये ई चालान होने चाहिए? चालान कोई अच्छी कोई खुदा खासा कोई नासूर नहीं है इस माशरे का। पूरी दुनिया में ई चालान होते हैं और हर मौजूद मुल्क में ई चालान होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि फिर आप उस शहर को उसकी वो जरूरियात दें, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उस शहर का मास्टर प्लान दें और फिर आप एक मौजूद माशरा तो कायम करें ना। लोगों में अगर अवेयरनेस होगी तो जरूर वो सिग्नलों पे खड़े होंगे और आपको इतनी सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम शहर के लोगों को अवेयरनेस ना दें, सड़कें ना दें, वो माहौल ना दें और उठा के रात को एक चीज ईजाद कर लें और सुबह उसको नाफिजुल अमल करा दें, तो ये तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। कि आप लाहौर में 500 रुपए चलान लेते हैं और आप कराची में 5000 रुपए चलान लेते हैं मोटरसाइकिल वाले से। आप ये तो सोचे कि हमारी आवाम शहर की इस महंगाई के दौर में एक 25-30 हजार रुपए कमाने वाला आदमी आपने जिस मिकदार में चालान रखे हैं, तो वो मिकदार बड़ी भयानक है उस आम आदमी के लिए कि जिसको आप मोटरसाइकिल सवार को या एक कार वाले को चालान दे रहे हैं। चालान लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चालान के लिए फिर उससे पहले फिर आप उस शहर के लोगों को वो एटमॉस्फेयर तो दें। लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, शहर बगैर मास्टर प्लान के चलता है आपका, और उसके बाद आप उठा के चालान फिक्स कर देते हैं। शहर की सड़कें टूटी फूटी हैं, जो लोग इस सड़कों पर चलते हैं वो इसी सड़क पर चलने का चालान देंगे, वो भी आपको ई चालान की शक्ल में। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अफगान महाजरीन का मामला भी है, जहां पे हम देखते हैं कि जी जिस तरीके से एनएफसी की मद में हम देखते हैं कि फंड्स आ रहे होते हैं। अफगान महाजरीन की बात करें तो इनखला का सिलसिला भी अभी जारी है और शहरी कराची को अब जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में अफगान तालिबान या अफगान जो महाजरीन से पाक किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम देखते हैं कि जी शहरी कराची की आवाम जिनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था, इस तरह की पॉलिसीज लाने के बाद क्या आवाम को उनका मैंडेट या आवाम को उनका जो हक है वो मिल सकेगा? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि इस शहर का जो आपने नक्शा जो मौजूदा नक्शा इस शहर का आपने बनाया हुआ है, जो आपने एक लोगों को एक मिसाल दी हुई है कि आप उस हचकोले खाती हुई सड़क पर आप गुजरे सारा दिन, फिर उसके बाद आप उसे एक 5 स्टार चालान की भी उम्मीद रखते हैं कि वो आपसे 5 स्टार चालान भी भरेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जी, ये चालान सिर्फ मोटरसाइकिल वाले और कार वालों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट या सूबाई हुकूमत एक और अदाद-ओ-शुमार जारी करे जिसमें रिक्शों के चालान दें, प्राइवेट बसेस के चालान दें, डंपर्स के चालान दिखाएं और टैंकर्स के चालान दिखाएं। ये सारे चालान कहाँ है? क्या इन गाड़ियों के चालान हो रहे हैं? तो अगर हो रहे हैं तो उसके भी आदाद-ओ-शुमार उनको चाहिए कि शकील मेमन को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करे कि हाँ जी इतने डंपर से चालान हुआ, इतने टैंकर से चालान हुआ, इतने हैवी गाड़ियों का, पुरानी जो हमारी बसें चल रही हैं उनका चालान हुआ, उनका नहीं हो रहा। क्यों? वो रेडार में नहीं आ रहे? क्या वो सड़क पे नहीं चल रहे? उन्होंने सीट बेल्ट सबने बांधे हुए, डंपर वालों के सारे सीट बेल्ट बंधे हुए, कार वालों के सीट बेल्ट खुले हुए। तो बेसिकली आपने एक कानून बना के आपने लाहौर को कॉपी करके शुरू कर दिया कि लाहौर में राइट है तो हम भी राइट कर देते हैं। तो लाहौर में पहले उन्होंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पहले एक मैकेनिज्म तो बनाए आप चालान का। बगैर मैकेनिज्म के आप चलाएंगे तो फिर तो यही होगा कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये होगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है जिसके लिए सिर्फ हम देखते हैं कि बातें होती हैं, या हम ये बोलें कि अगर काम होता हुआ दिखाई देता तो तमाम तर सूरत हाल में हमें ये जो मंसूबा है सेफ सिटी का वो फेल नजर आता है, ऐसा कहेंगे आप? दोबारा बोलिएगा, क्या नजर आएगा? सेफ सिटी के हवाले से मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से शहरी लाहौर की बात करें तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना है, शहरी कराची में सेफ सिटी के हवाले से बात करें तो ये मंसूबा फेल नजर आता है हमें। नहीं तो
शहर का सेफ सिटी, शहर का मास्टर प्लान है क्या? मास्टर प्लान है ही है ना। मास्टर प्लान अगर होगा तो आपका सेफ सिटी उसी पे लागू होगा ना। सेफ सिटी क्या करेंगे आप? जहां दिल करे कब्बू पे कैमरे लगा दें। सेफ सिटी को आप मास्टर प्लान के मुताबिक इम्प्लीमेंट करेंगे ना। लेकिन जिस तरीके से चालान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से चालान किए जा रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि आवाम का जो ट्रस्ट है वो हुकूमत से अगर कम हो गया तो फिर ये हुकूमत के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा? नहीं, हुकूमत बड़ी बेशरम है, वो हुकूमत गुजारा कर लेगी। अगर आवाम का ट्रस्ट हो ना हो तो ये तो इनकी ढटाई है कि वो कोई भी इनके साथ करने को तैयार हो ना हो, ये कर लेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि जिस डीआईजी को ये कानून इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपना अपॉइंट किया गया है, डीआईजी ट्रैफिक, उसका अपना भी चालान हो जाता है। यानी पहले तो डीआईजी को अवेयरनेस की जरूरत है ना। वो कैसे चालान कर रहा है? डीआईजी जो कानून बना रहा है, जो शहर में करोड़ों रुपए के चालान लोगों को दे रहा है, उसका खुद का अपना चालान हो रहा है। तो ये तो चिराग तले अच्छा, लेकिन बात तो ये ना कि चालान उस जगह पे होता है जहां पर वो कैमरा ही फिक्स नहीं होता, तो ये भी बड़ा सवालिया निशान है। देखिए मेरे भाई, इस शहर के ऊपर कितने सवालिया निशान है, अगर मैं आपको एक एक करके गिनवाना शुरू करूं जी, तो आपकी सुबह हो जाएगी। तो आपको एंकर है, आपको पता है शहर में कितने सवालिया निशान है कारकर्दगी के ऊपर, कितने सवाल है कानून साजी के ऊपर, कितने सवाल है कानून के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, तो वो तो फिर आपके सामने है। लेकिन देखिए, मैं कोई ई चालान को कोई गलत करार नहीं दे रहा। आप बिल्कुल ई चालान करें, लेकिन आप उस चालान को क्या करते हैं? क्या मुझे पता चालान का मकसद क्या है? लोगों को आपने तंबी करना है। अच्छा, तंबी करेंगे जब एक आदमी, गरीब आदमी अपनी जेब से 500 रुपए दे देगा तो वो उसके लिए तंबी है, काफी है। वो अगले हफ्ते फिर उसके 500 रुपए जेब से चले जाएंगे, वो भी तंबी उसके लिए काफी है। लेकिन ये ना करेंगे आप उसको 5000 का चालान दे, ये ज्यादती है। सर, लेकिन एक अच्छा इल्जाम किया तो है, वो ये कह रही हैं कि जी एक वक्त में, एक महीने में एक ही चालान होगा। अब अगर 5000 का कोई चालान होता है, उसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 15 दिन में आप पेमेंट कर दें, जो 5000 का चालान है वो 2500 हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 15 दिन के बाद आप करते हैं, 21 दिन के अंदर, तो 5000 आएगा, वरना ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी हो जाएगी, लेकिन पूरे महीने में एक चालान होगा। चाहे आप 100 बार सिग्नल तोड़े, चालान तो एक ही होगा। तो सर, ये तो पूरा मैकेनिज्म ही फ्लॉप हो गया। यार देखिए, मैं आपको बताऊं ना, मैं अगर आप इसको आप ये कहेंगे कि लीगल भत्ताखोरी है, तो मैं तो उसको उससे भी तशबीह दूंगा कि वो असले के जोर पे होती है। ये आपने कानून बना के आप जमा कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप ऐसा यार। आपको ये चीज आपको पहले रोड मैप देना पड़ेगा, आपको वो कानून बनाने पड़ेंगे, आपको वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, शहर का मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, सेफ सिटी लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। मैं आज मैं आपको बताऊं कि 2 लोग मेरे साथ थे गाड़ी में, उसी पुलिस वाले को पैसे दिए और वो आगे बढ़ गए, कर ले आप चालान। तो पहले इस सफेद वर्दी को जो लोगों के लिए एक वो इबरत की मिसाल बनी हुई है, एक करप्शन की मिसाल बनी हुई है, आप पहले धारी को तो ठीक करें यार। आप बताएं मुझे, मजदा बसेस के कितने चालान है जो छतों पर बैठ के लोग जा रहे हैं? डंपर में कितने लोगों ने सीट बेल्ट बांधी हुई है? नहीं है ना यार। मगर आप सिर्फ आम आदमी के साथ ये ज्यादती करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ शहरी कराची की आवाम पे बोझ डाला जा रहा है या पूरे सूबे सिंध में भी इसी तरह के चालान हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितनी भी हमें जराये के मुताबिक खबरें मौसूल हुई हैं, तो सिर्फ सूबे सिंध का जो शहरी कराची है, सिर्फ यहीं से इस तरह के ई चालान जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान नहीं है? आप ये कानून बनाए तो पूरे सूबे के लिए बनाए ना। सिंध हुकूमत पूरे सिंध के लिए एक कानून बनाती है जो पूरे सूबे के शहर पर लागू होता है। हैदराबाद में है ये, नवाबशाह, मिरपुर खास, जो सक्कर, जो बड़े शहर है, कहीं में नहीं है। कराची से सारी वसूलियां क्यों करनी है आपको? ठीक। अच्छा, एनएफसी फंड्स की तकसीम के मामलात भी आते हैं। डेफिनेटली पीटीआई ने भी एक दौर में पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है। आज से 2 साल पहले अगर हम बात करें तो उस वक्त भी एनएफसी फंड्स के हवाले से बातचीत होती थी, तकसीम के मामलात होते थे। अब सूबे सिंध में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इस तरह जब ये एनएफसी के फंड्स की तकसीम के मामलात होते हैं, इस पर बड़े सवाल उठ रहे होते हैं। फंड्स की अगर तकसीम की बात करें तो मुनसिफाना तरीके से होती हुई नजर नहीं आती। आपको लगता है कि सूबे सिंध में और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि बराजमान है, हुकूमत कर रहे हैं, तो ये जो एनएफसी के फंड्स हैं, इसकी तकसीम जो होती है, उसका हक कराची वालों को अदा हो जाता है? देखें, हमने शुरू से ये बात की है, बल्कि इमरान खान साहब भी यही बात कहते थे कि आप वफाक के जो हुकूक मिलते हैं, जो फंड्स मिलते हैं, वो सूबों को दें और सूबों से नीचे डिस्ट्रिक्ट को और बल्दियात को, तहसीलों को पहुंचाएं। अच्छा, आप वफाक से अपना एनएफसी का मुतालबा करते हैं, सारे सूबे करते हैं, लेकिन मैं सूबों से मुतालबा करता हूं कि क्या वो पीएफसी करते हैं?
एनएफसी पे तो सब लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन पीएफसी करने को कोई तैयार नहीं है। तो आप पीएफसी भी तो करें, अपने तमाम जिलों को, तमाम डिवीजनों को आप उनके मुताबिक जो फंड्स तो दें, जो उनका राइट है, आप अपने हक तो वफाक से ले लेते हैं। आपके नीचे जो शहर के 28-30 डिस्ट्रिक्ट पड़े हुए, उन डिस्ट्रिक्टों को हक कौन देगा? वो सब जेब में चला जाता है। तो चले जेब में भी आप डाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो आवाज उठाएगा वो कौन उठाएगा? तो या तो अब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि या तो आप वो सब कुछ करें जो पूरी दुनिया एक बहुत सी माशाल्लाह करे, तो वो फिर आप भी सब कुछ करें। लेकिन आप उन लोगों के मॉडल को कॉपी जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अवाम को देने के लिए आपके पास है वो जीरो परफॉर्मेंस है। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा जमाल सिद्दीकी साहब कि नए सूबों की तकसीम के मामला भी सामने आए थे। पहले किसी ने कहा ये शोशा है, बाद में किसी ने कहा कि जो नए सूबों की तकसीम है, 27वीं तरमीम के जो मामला है जो अब ज़ेर गौर आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जितना बड़ा शहर है, जितने बड़े हम सूबे देखें, सूबे सिंध की बात करें, बड़े बड़े शहर हैं, तो एक इंतजामी यूनिट्स अलग से होने चाहिए ताकि मुकर्ररा वक्त पे इंतजामात हो सके? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि इंतजामात जो हैं वो पूरी तरीके से आवाम तक नहीं पहुंच रहे होते, या आवाम मुस्तफीद नहीं हो रहे होते। तो ऐसे में सूबों की तकसीम की जो तजवीज़ है वो जायज़ है? देखिए, कराची में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे, आज 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। हमने इंतजामी तकसीम की कि चलो लोगों को करीब तरीन सहूलियात मिल जाए। तो उसके फवाइद बताइए मुझे आप, उसके कितने फवाइद हैं कि आज एक आम आदमी की जिंदगी पुरसुकून है, उसको धक्के नहीं खाना पड़ते, हर चीज उसको दोहरे स्टेप पे मिल जाती है, उसके बच्चे का डोमिसाइल पीआरसी उन डिस्ट्रिक्ट से आसानी से बन जाता है। वो सारी सहूलियात है जो आपने इंतजामी तकसीम की है। तो ऐसी इंतजामी तकसीम का क्या फायदा जो आप परफॉर्म ना कर सके, जो लोगों को फायदा ना दे सके ऐसी तकसीम? ठीक है, होने चाहिए इंतजामी यूनिट्स, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कि अगर एक सुबह पंजाब है, यानी एक आदमी जो जेहलम से चलता है, जो लाहौर आता है, और एक जो डेरा गाजी खान से चल के लाहौर पहुंचता है, तो उनके मसाइल हैं कैपिटल की वजह से, बट उसको अगर आप डिलीवर करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम की बात हो रही है, मुजव्वज़ों की बात हो रही है, मुजव्वज़ों में भी तरमीम हो रही है, ऐसे में सूबों की तकसीम के मामला भी सवालिया निशान बने हुए हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे फंड्स के हवाले से, हम बात कर रहे हैं एनएफसी के हवाले से, इसके साथ साथ 27वीं तरमीम के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं यासीन आज़ाद साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। यासीन आज़ाद साहब, तमाम तर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो कि इस वक्त देखते हैं कि 27वीं तरमीम के हवाले से सिर्फ चहमा गोई नहीं बल्कि अब अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी एक बड़ा इजलास बुला रही है, और इस इजलास में जो मुजव्वज़ा है उसके मुसव्वदे के मुताबिक जो है मुल्क में आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। इसी तरीके से सूबों में जो फंड्स की तकसीम है उसके हवाले से भी बातचीत की गई है, जहां 27वीं आईनी तरमीम का जो मामला है उसमें कहा गया कि तरमीम में एनएफसी में सूबों का हिस्सा कम करने की भी तजवीज़ दी गई। सर, किस तरीके से देखते हैं? सूबों को वैसे ही फंड्स नहीं मिलते हैं, अब वो फंड्स भी कम करने की बात हो रही है। लेकिन सर, पहली बात यह है कि मेरा मौक़िफ़ यह है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है, और वो जो भी कानून साजी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आइन के अंदर अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके बगैर आप किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिर है पीपल पार्टी की मर्जी के बगैर आइन के अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट मुमकिन नहीं है। और बाज़ मामला ऐसे हैं, जिस तरह आपने कहा कि सूबों के खर्चे कम करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे डिस्प्यूटेड इशू को जो पहले से हल हैं उनको डिस्प्यूटेड बनाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, दूसरों के लिए भी होगा। सर, आपको नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी की बात करें, वैसे मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं, और जारी आपकी हुकूमत है, लेकिन आपकी हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमतों के साथ मिलकर बनी है, ऐसे में तो 2/3 मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये तो मामला आराम से हल हो जाएगा। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और पार्लियामेंट तो मेजॉरिटी आइन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करती है,
मुझे मेरे और आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? तो उस अमेंडमेंट को ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लें। फिर अब ये है कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि आपके पाकिस्तान की तारीख में आइंदा 1973 के आइन के अंदर वक्तन फक्तन जो भी अमेंडमेंट आई है, क्या किसी कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया? अंदर ये देखना है कि जो अमेंडमेंट है उसमें किसी के आदमी के बुनियादी हकूक तो मुतासर नहीं हो रहे, फिर तो बात सही है। आप उसका फैसला भी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना। अब इस वक्त गेंद जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है, और जिस तरह की बात हुई उन्होंने पीपल पार्टी से अपील की है कि ये अमेंडमेंट लाने में हमारी मदद करें। आप अगर पीपी ये कहती है कि हम इस अमेंडमेंट के फेवर में नहीं है तो आइन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, पहले वाली पोजीशन बरकरार रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कोई अदालत भी उनको नहीं रोक सकती कि वो अमेंडमेंट ना करें। तो पार्लियामेंट का काम ही आइन के अंदर अमेंडमेंट करना है, वो वही मजाज है, उस मजाज अथॉरिटी है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है। इन हालात में जो मुसवदा अभी तक मार्केट में नहीं आया, थोड़ी देर पहले मैं जो वज़ीर ममलकत है हमारे ला के बैरिस्टर रकीब, मैं उनको सुन रहा था जी। वो उनका भी कहना था कि ये पॉइंट हैं जिन पे कंसिडर हो रहा है। तो पहली बात यह है कि मुसवदा सामने तो आए, फिर हम खुल के बात करेंगे कि मुसवदे में क्या गलती है नहीं है। अब सूबों के अगर जो आपस में अमाउंट का फैसला बहुत पहले हो चुका है 18 अमेंडमेंट में, अगर आप उसको अमेंडमेंट लाने चाहते हैं तो सूबे एतराज करेंगे, एक नया किस्म का क्राइसिस होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल पार्टी के लिए इतना आसान है, लेकिन हमें पीपल पार्टी के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। ठीक। लेकिन अगर ये दोनों बड़ी जमातें एक हो जाती हैं जी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आईनी अमेंडमेंट से नहीं रोक सकता। आईनी अमेंडमेंट जो भी होगी होगी, और उसके बाद अगर कोई एग्रीव्ड है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो वहां जाके फैसला करा लें आपने। यासीन रजा साहब, ज़ाहिर आप सीनियर भी हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी। मुजवजा जो बताया जा रहा है जजेस ट्रांसफर में चीफ जस्टिस की इजाज़त और मुतालिका जज की रजामंदी की शिक खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई। आर्टिकल 200 से ट्रांसफर में हाईकोर्ट जज की रजामंदी की शिक भी खत्म की जाएगी, जबकि जजेस के ट्रांसफर के लिए मुतालिका चीफ जस्टिस की इजाज़त की शिक भी खत्म हो जाएगी। तो सर, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से सकते हैं? अगर ये शिकें सारी खत्म हो जाएंगी तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखें, अगर इस तरह की अमेंडमेंट आ रही है तो वाकई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट आती है कि ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। अभी 26वीं अमेंडमेंट आई है ना सर जी, इन्हीं जज साहिबान की तनख्वाह 12 लाख से 25 लाख कर दी गई है ना। क्या सबने एक्सेप्ट नहीं की? किसी जज ने कहा मैं तनख्वाह नहीं लेता, क्योंकि 26वीं अमेंडमेंट, या किसी जज ने यह इनकार किया कि 26वीं अमेंडमेंट के तहत हम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हम कोर्ट चलाने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में एक दफा पीसीओ में क्या आया कि पीसीओ के तहत ओथ और लें, तो सिंध से 6 जजेस थे जिन्होंने ओथ लेने से इनकार किया, तो उनको रिटायर करके घर भेजा गया। उन 6 जजों को जो मेरे नजदीक हीरो होना चाहिए, किसी ने उनको पूछा ही नहीं बेचारों को। लेकिन अब सवाल ये पता होता है कि पार्लियामेंट जो है क्या 1973 का आइन किसी अदालत ने बनाया है या पार्लियामेंट ने बनाया है? और 1973 से लेकर आज दिन तक आइन के अंदर 18, 19, 26 अमेंडमेंट तक आ गई है। आपने उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आइनी अमेंडमेंट है उसको किसी को डिक्लेयर किया कि ये कानून के मुताबिक नहीं है? आपको याद होगा कि चौधरी इफ्तिखार के दौर में जब 18 अमेंडमेंट आई तो उसमें जो जुडिशल कमीशन बना था उसमें जो जजेस की तादाद थी, एक चीफ जस्टिस 2 जज रखे गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि हमारी अक्सरियत खत्म हो रही है जी, तो उन्होंने चौधरी इफ्तिखार ने उस वक्त की पार्लियामेंट को मजबूर किया कि 19 अमेंडमेंट लेके आए। 19 अमेंडमेंट जब आप लेके आए तो फिर जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट, 5 और एक रिटायर्ड जज आपने ले लिया सुप्रीम कोर्ट का 6। बाकी बचे, मैं उस जमाने में कमीशन के अंदर मौजूद था, बाकी उस जमाने में जब जो बाकी 3 बचे, तो जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट हुई तो अक्सरियत की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। 10, 12, 15 साल चलती रही वो अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट का जहाँ तक कंसेप्ट है इन जजेस की अपॉइंटमेंट का, दुनिया में जाके देखें
एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट करती है। हमारे यहाँ तो हर चीज निराली है, वो तो डिफरेंट एक इशू है। लेकिन ये 27 अमेंडमेंट जो आ रही है अभी बातों की हद तक है, मुसद्दा किसी के पास भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन आजाद साहब। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक था और वही तमाम तो सूरत हाल में नजर आ रही जहां पर 27वीं तरमीम की हम देख रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है। वही बात है कि मुसविदा आएगा, तहरीरी तौर पर मामला सामने आएंगे, उसके बाद जब 6 नवंबर को ये इजलास तलब किया जाएगा उसके बाद असली शक्ल सामने आएगी कि क्या तरमीम के जो मामलात हैं इससे पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बाशिंदों को क्या फायदा हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह होगी कल आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।